हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ई है। और इससे पिछले सेक्शंस में हमने 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सेक्शन ए बी सी डी इन क्वेश्चंस में टोटल हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 31 to 33, और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो शुरू करते हैं सेक्शन को। तो 31 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है, इसके 3 पार्ट हैं, ए बी सी। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ए पार्ट। इसमें बोल रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n and radius r is placed in a uniform horizontal magnetic field B. The coil is now rotated about its horizontal diameter with a frequency nu. तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और उसका रेडियस r है, और उसको रखा गया है हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B। तो एक हम पहले ये बना लेते हैं कि ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल है। इसकी डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। और उसमें एक सर्कुलर कॉइल को रखा गया है, और उसके बाद वो बोलता है कि उस कॉइल को रोटेट किया जाता है अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो ऐसे समझ लो कि हम अगर सर्कुलर कॉइल को रोटेट करें, ये समझ लेते हैं कि एक कॉइल है हमारे पास, सर्कुलर कॉइल, और इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं उसको मैं। कॉइल हमको ऐसे दिखेगी, क्योंकि अगर मान लो एक पेपर है, ठीक है, पेपर को अगर 3D में बनाऊं तो ऐसा दिखेगा। 3D में तो चलो पेपर ऐसा है। अगर आप इस साइड से देखोगे तो पेपर आपको एक लाइन दिखेगी सिर्फ, ठीक है। तो वो लाइन, ऐसे ही कॉइल है। अगर एक कॉइल है सर्कुलर कॉइल, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और इसको आप इस तरफ से देखते हो तो आपको सिर्फ एक लाइन सी दिखेगी, ठीक है। तो वही लाइन हमने बनाई है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा 3D में इमेजिन करने के लिए हम इसको थोड़ा सा कॉइल बना लेते हैं, मतलब थोड़ा 3D व्यू बना लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। तो इसीलिए हमने ऐसी कॉइल बना दी, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसको रखा गया है। अब क्या है, इसको रोटेट किया जाता है अबाउट इट्स डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो इसका एक एरिया वेक्टर भी होगा। एरिया वेक्टर बना लेते हैं। किधर होगा एरिया वेक्टर? हमको पता है कि वो ऐसा होता है कि जो कॉइल के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ठीक है, ये हमको पता है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। और इनके बीच में हम मान लेते हैं कि कुछ एंगल होगा थीटा, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक। अब इसको रोटेट किया जाता है कि थीटा चेंज होगा। जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे कॉइल को, वैसे वैसे थीटा चेंज होगा, चेंज होता रहेगा, यहां से बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, जो भी होगा। हम मान लेते हैं कि हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थीटा बढ़ता रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या बोलता है वो कि फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसके घुमाने की फ्रीक्वेंसी, ये जो कॉइल घूम रही है इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, ठीक। आगे क्या पूछता है? बोलता है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉइल इज रो। और आगे एक और चीज ये बोलता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम। मतलब पहले इसके भी ए के अंदर भी 2 क्वेश्चन है। हमको पहले डिड्यूस करना है एक्सप्रेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ का और इंड्यूस्ड करंट का। तो पहले ये कर लेते हैं। तो देखो ये कॉइल है, इसका रेडियस दे रखा है r, तो इसका एरिया कितना होगा? फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। एरिया कितना होगा बताओ जरा? एरिया होगा πr², ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड B दे रखी है, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं? देखो फैराडे लॉ क्या बोलता है? फैराडे लॉ बोलता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कितना होता है? -d∅
n टाइम्स n इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, फाई क्या चीज है, फ्लक्स, और डी फाई बाई डी टी क्या चीज है, डी फाई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स क्या होगा हमारा, फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है बी डॉट ए होता है, ये होता है ना, जो कॉयल से जो फ्लक्स पास करेगा, क्रॉस करेगा फ्लक्स इस कॉयल से, वो कितना होगा बी डॉट ए, और बी हमको दे रखा है, बी तो चलो बी ही है, उसकी वैल्यू बी वो कांस्टेंट है, और इसको लिख सकते हैं ना बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा कितना हो गया, ये एरिया कितना हो गया, एरिया हमने निकाला है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें रख देंगे बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या चीज है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तो हमने थीटा ही ले लिया था। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स, फ्लक्स आ गया, इस फ्लक्स को हम इसमें रख देंगे ईएमएफ निकालने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो ई क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस एन डी बाय डी टी, और फाई की वैल्यू रख देंगे, कितना आया था, यह आया था बी पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो ये सब तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। ठीक, तो इसको बाहर ले लेंगे, माइनस एन बी पाई आर स्क्वायर इंटू डी कॉस थीटा बाय डी टी। अब देखो कॉस थीटा, डी कॉस थीटा बाय डी टी का मतलब हुआ कि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ये होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन बी पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और उसके बाद थीटा का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर आपको चेन रूल पता है तो उसमें ऐसा होता है कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उस फंक्शन में जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन भी होता है एक बार। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, थीटा, तो थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा डी थीटा बाय डी टी, ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब इसको लिखेंगे एन, इसको लिख लेते हैं ई इक्वल टू एन बी पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये डी थीटा बाय डी टी हमको पता है ओमेगा होता है, ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, ये हमने 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे सीधा यहाँ पे ओमेगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी, और इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आता है, ओमेगा तो चलो कांस्टेंट है। ठीक है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसने बोला है ना कि फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी से घुमाया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रख देंगे, तो ई इक्वल टू ओमेगा यहाँ पे ले आएंगे एन बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी आ गया। अब लेकिन हमें ओमेगा नहीं दिया, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। ठीक है, तो जहां जहां पे ओमेगा है वहां पे ये 2 पाई न्यू रख देते हैं, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी पाई आर स्क्वायर 2 पाई न्यू इंटू साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2n बी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर न्यू साइन 2 पाई न्यू इंटू टी, यह आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आ गया हमारा एक्सप्रेशन, लेकिन हमें इंड्यूस्ड करंट का भी निकालना है। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू ई अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू ई बाय आर, सिंपल। इंड्यूस्ड
इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है, हमें पता है एक फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला तो हमको पता है रेजिस्टेंस निकालने का है, और हमें ये रो क्या चीज है, रो इज द रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी भी हमको ये दे रखी है इसने रो, तो इसको हम यूज कर लेंगे। लेंथ कितनी है कॉइल की, बताओ लेंथ कितनी है, लेंथ तो दी नहीं है, लेकिन हमको ये दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स n है और रेडियस r है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई कॉइल है और उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ऐसे कुछ मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स n और रेडियस है उसका r, तो एक उसका पेरीमीटर कितना होगा 2πr, और ऐसे कितने हैं, ऐसे n है, n नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो 2πr तो पेरीमीटर हो गया, और ऐसे कितने पेरीमीटर, ऐसे कितने चक्कर हैं, ऐसे n चक्कर है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 2πr। एक तो ये हो गया 2πr इज द लेंथ ऑफ वन टर्न, 2πr क्या चीज है, पेरीमीटर ना, तो 2πr को बोलेंगे 2πr इज द लेंथ ऑफ वन टर्न। तो n टर्न्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर एक टर्न की लेंथ 2πr है, एक टर्न मतलब एक चक्कर, एक टर्न की लेंथ 2πr है, तो n टर्न्स की लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr इंटू n। तो हमारा ये आ जाएगा रो इंटू 2πr इंटू n, ये लेंथ हो गई टोटल कॉइल की, अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे एरिया इसको स्मॉल ए ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया था ना एरिया, वो एरिया लगता है, ये कॉइल का एरिया नहीं है, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको ए लेना पड़ेगा, ए ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर भी दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं था, मैंने उसको ठीक कर लिया, दिया होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी दे रखी है कॉइल की रो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर वो भी दे रखा है स्मॉल ए। ठीक है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कॉइल का रो एल बाई ए रो 2πr इंटू एन अपॉन स्मॉल ए। तो इसको हम यहां पर डाल देंगे, तो ई की वैल्यू यहां पर रख देंगे 2nb पाई स्क्वायर आर स्क्वायर न्यू साइन 2π न्यू टी अपॉन रेजिस्टेंस कितना है रो 2πr n अपॉन ए ऊपर चला जाएगा ना, तो यहां से देखो कुछ कुछ कट जाएगा, 2 कट गया, और क्या कट जाएगा बोलो, n कट गया। ठीक है, पाई भी एक कट जाएगा, r भी एक कट जाएगा, और स्मॉल ए ऊपर चला जाएगा। तो i इक्वल टू आ जाएगा b पाई r न्यू स्मॉल ए साइन 2π न्यू टी अपॉन रो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है वो, ये तो निकाल दिया, और अब पूछ रहा है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम। इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, तो वही बना लेते हैं चलो। तो यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बना लेते हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर ले लेते हैं ई, और इधर टाइम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ई और ये तो कांस्टेंट है कुछ, एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर 2π न्यू सब कुछ कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ई नॉट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2π न्यू टी। ठीक है, अब ई इक्वल टू ई नॉट साइन समथिंग, ये भी तो कांस्टेंट है 2π न्यू टी, तो ये कैसा ग्राफ होगा, ई और टी के बीच में साइन का ग्राफ आ जाएगा। तो साइन कर्व बन जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये साइन का कर्व होता है। ये तो पता होगा ना आपको, आपने पढ़ रखा होगा कि साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे चलता है। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये ई नॉट होगी, है ना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन 2π न्यू टी जो भी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट हो जाएगी। इससे ज़्यादा ई की वैल्यू ई नॉट मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट ही हो सकती है। ठीक है, और मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम -1 माइनस ई नॉट हो जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है मिनिमम -1, तो ये ई की मिनिमम वैल्यू माइनस ई नॉट ही हो सकती है।
तो इसी के बीच में ये फ्लक्चुएट करता रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हमने बना लिया, ग्राफ बन गया। अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है वो। ये बोल रहा है, ये तो चलो पहला पार्ट तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड एंड अ बार मैग्नेट फॉल्स फ्रॉम अ पॉइंट एट सम हाइट अबव द सेंटर ऑफ द कॉइल with north pole of the magnet pointing downwards. Give the direction of induced current in the coil throughout the motion of the magnet till it reaches the ground. मतलब ये बोल रहा है कि एक हमारे पास कॉइल है, सॉरी बी पार्ट कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक हमारे पास कॉइल है, ठीक है, और उसको हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है। दोबारा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हेल्ड हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, ठीक है, और एक बार मैग्नेट है जो ऊपर से गिरती है। तो ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है और उसके ऊपर हमने कॉइल को ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है, ठीक। अब उसके ऊपर से एक मैग्नेट आती है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है। उसने बोला हुआ है कि जो उसका नॉर्थ है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो साउथ अपने आप ही ऊपर हो गया। तो इस पोजीशन में बार मैग्नेट को हमने यहां से छोड़ा है, जो कि बार मैग्नेट सेंटर के जस्ट ऊपर है, ठीक है। अब देखो कि जब ये बार मैग्नेट नीचे जाएगी तो क्या होगा। तो उसने पूछा है कि ये बार मैग्नेट जब नीचे गिरती है और सेंटर से पूरा नीचे ग्राउंड तक पहुंच जाती है, तो हमें बताना है कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अब देखो कि जब ये कॉइल पे के ये ऊपर से जब मैग्नेट सेंटर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से बढ़ेगा कि घटेगा, देख लेते हैं। क्योंकि जैसे ही मैग्नेट सेंटर की तरफ पहुंचेगी, कॉइल के पास जाएगी, फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज, ठीक है। इस पोजीशन में फ्लक्स जब इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, फ्लक्स ये नीचे की तरफ जा रही है मैग्नेट, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फिर हमें पता है कि फैराडे लॉ क्या बोलता है कि इसके अंदर ऐसा करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट, जो कि बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करने का यह मतलब हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो नीचे की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ आने के लिए अगर हम कॉइल को ऊपर से देखें, कॉइल को अगर हम ऊपर से देखेंगे, यहां से व्यू करेंगे, ऐसा दिखेगी हमको कॉइल, ठीक है। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट ऊपर से आ रहा है, तो हम क्या कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं हम ऊपर से। अगर हम ऊपर से देखें तो हमको कॉइल ऐसे दिखेगी ना, सर्कुलर, और धरती उसके नीचे होगी। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है ना। तो इस कॉइल में ऐसा करंट आएगा जो कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वो बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करेगा। तो देखो फैराडे लॉ तो यही बोलता है ना कि अगर किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो उस चेंज को अपोज करता है। तो अगर ये मैग्नेट कॉइल की तरफ जाती है तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करेगी। किसको, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फ्लक्स बढ़ रहा था, उसी मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज कर देगा। तो फिर ऐसा करंट आएगा। तो कैसा करंट आएगा, कैसा आना चाहिए करंट, ऐसा आना चाहिए, देखो, ठीक है। मतलब ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। ये बोलो कि आप व्यूइंग फ्रॉम टॉप, हम कॉइल को देख रहे हैं टॉप से, ऊपर से देख रहे हैं तो हमको ऐसे दिखेगी, और उसके अंदर हमको करंट लगेगा, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। करंट ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स इंक्रीजेस तो मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी अपवर्ड्स, और अपवर्ड्स आने के लिए इंड्यूस्ड करंट कैसा होना चाहिए? इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो व्यूइंग फ्रॉम टॉप, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो कॉइल ऐसे दिखेगी और इसके अंदर करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ जाएगी, मतलब बाहर की तरफ, ऐसे बोलो, ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आएगी तभी तो वो उसको अपोज करेगा, जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा ना, तो ऐसे ही अपोज करेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, जब ये बार मैग्नेट नीचे या यहां तक पहुंच गया तो चलो ठीक है, जब ये सेंटर की तरफ जा रहा है तब तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जब बार मैग्नेट यहां पहुंच जाएगा, मान लो इसके सेंटर के नीचे आ गया, तो नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। अब ये दूर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड अब इसी तरफ है, ड्यू टू बार मैग्नेट नीचे की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसमें हम बोलेंगे कि फ्लक्स, अब इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये घट रहा है, क्योंकि बार मैग्नेट दूर जा रहा है ना इससे, तो फ्लक्स डिक्रीजेज, फ्लक्स डिक्रीजेज। अब इस कॉइल के अंदर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो कि उसको, उस चेंज को अपोज करेगी। मतलब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आती है, इंड्यूस्ड करंट ऐसा आता है जो कि बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करता है और घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, फैराडे लॉ यही बोलता है कि किसी कॉइल से फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट ऐसा आएगा कि वो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब कम करने की कोशिश करेगा, और घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब देखो यहां से इस कॉइल से फ्लक्स जो है वो घट रहा है, तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा जो इस घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वही चीज है, तो फ्लक्स घट रहा है तो इसके अंदर कैसा करंट आएगा? इसको हम दोबारा से ऊपर से देखेंगे, व्यूइंग फ्रॉम टॉप। अगर ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? व्यूइंग फ्रॉम टॉप, इसके अंदर ऐसा करंट आएगा जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फैराडे लॉ क्या बोलता है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसको घटाने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स अगर घट रहा है तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे हमारे पास ये दिख रहा है कि जो बार मैग्नेट है वो दूर जा रही है, तो फ्लक्स घट रहा है, तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा जो उसको क्या करने की कोशिश करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ाने के लिए इस लूप में कैसा करंट आएगा? क्लॉकवाइज आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लॉकवाइज आएगा तभी तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी और तभी तो वो बढ़ाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसीलिए यहां पे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी डाउनवर्ड्स। ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, हम मस्ट बी डाउनवर्ड्स। तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट विल बी कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमने कर लिया पार्ट। अब देखते हैं और क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट में। इसमें यही बताना था, डायरेक्शन देनी थी हमको, तो हमने डायरेक्शन दे दी। ठीक है, ऊपर जाते हुए कॉइल, जब कॉइल से बार मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, और जब सेंटर से दूर जा रहा है
और फिर वो ज़मीन पे टकरा जाएगा, फिर तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी पार्ट हमने कर लिया। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में बोल रहा है हाउ कैन यू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर विदाउट अफेक्टिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखो ये एक सिंपल सी चीज़ है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें यह है सी पार्ट में कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है ना, एक कॉइल होती है, एक ऐसे कॉइल होती है, उसके ऊपर कुछ ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले क्या होते हैं। अब देखो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, करंट सेंसिटिविटी ये क्या होता है, फाई अपॉन आई। ठीक है, क्या होता है ये, एन ए बी अपॉन के। ठीक है, ये एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स, ए है एरिया ऑफ द कॉयल, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और के वो टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो भी कांस्टेंट ही होता है स्प्रिंग का। तो यहां पे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, एरिया तो कॉयल का चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो पूछ क्या रहा है, पहले देखो फॉर्मूला देख लेते हैं। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होता है फाई अपॉन वी इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी वही है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉयल, मैग्नेटिक फील्ड है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, और आर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल है। ठीक, तो हम बताओ कैसे, उसने पूछा क्या है, उसने ये बोला है कि कैसे हम करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंज अफेक्टिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब करंट सेंसिटिविटी को हम चेंज कर दें लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क ना पड़े। तो देखो ये एक तरीका ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम चेंज कर दें, चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स से क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन को चेंज कर देंगे तो फाई अपॉन आई, ये तो चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, फाई अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी पे हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कॉइल का रो एल बाय रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, अब यहां पे एल क्या है, मान लो कि आपने एन को क्या किया, चेंज कर दिया, तो क्या लेंथ भी चेंज हो जाएगी। मान लो एन को डबल कर दिया, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गई, लेकिन यहां पे एन को अगर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस, एन को डबल करने का मतलब क्या हुआ कि लेंथ भी तो डबल हो गई ना। इफ मतलब ऐसे लिखेंगे, इफ एन इज चेंज्ड R will also change। ठीक है, N को अगर डबल कर देंगे तो R क्या हो जाएगा, R भी डबल हो जाएगा। क्यों, सपोज एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल N इज डबल्ड, तो लेंथ जो हो जाएगी कॉइल की इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, मान लो पहले नंबर ऑफ टर्न्स थे 50, तो कुछ लेंथ थी, लेंथ होगी कॉइल की। अब नंबर ऑफ टर्न्स आपने 100 कर दिए तो अपने आप ही डबल हो जाएगी ना लेंथ। ठीक है, तो लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी तो डबल हो जाएगा। R विल ऑल्सो बी डबल्ड, R भी तो डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये डबल हो गया, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एन डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, तो डबल डबल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन डबल करोगे तो आर भी डबल हो जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां पे मान लो कि एन की जगह 2n आ गया तो आर की जगह 2r आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि एन की वैल्यू 50 है और 50 से तुम 100 कर देते हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 5 ओम है तो 5 से 10 हो जाएगी, और क्या होगा, तो कुल मिला के जो n अपॉन आर का रेशियो है वो उतना ही रहेगा।
क्योंकि n भी डबल हो रहा है तो r भी डबल हो जाएगा और डबल डबल 2 2 कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं वोल्टेज चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे बोलेंगे विल चेंज करंट सेंसिटिविटी without affecting voltage sensitivity। ठीक है, तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी को हम चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके, उससे वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 31st क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं पूछा इसमें। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 32nd देखते हैं, इसमें भी 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वाई इज द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप केप्ट लार्ज। मतलब टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, उसका साइज। से मान लो कि ये लेंस है, ठीक है, एक मिनट, ऐसा लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। तो आईपीस छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम बड़ा क्यों करते हैं, वही पूछ रहा है। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव का अपर्चर का मतलब हुआ कि इसका साइज, इसका ये चीज, ये डायमीटर बोल सकते हो आप, ये वाला डायमीटर, ये ज्यादा क्यों करते हैं। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको क्या होता है, जो टेलीस्कोप होता है वो दूर की चीजें देखने के काम आता है। जैसे मान लो कि प्लैनेट्स को देखना है या मून को देखना है, स्टार्स को देखना है, तो बहुत बहुत दूर की चीजों को देखने के काम आता है। तो वहां से एक्चुअली लाइट आती है, और जितना बड़ा अपर्चर होगा, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, उतनी ज्यादा लाइट इसके अंदर घुसेगी। ठीक है, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतनी ज्यादा लाइट घुसेगी, और उतनी ज्यादा लाइट को हम फोकस कर पाएंगे एक पॉइंट पे, और फिर हमें इमेज क्लियर दिखेगी। तो यही रीजन है इसका। अगर ये छोटा हो जाएगा ना ऑब्जेक्टिव, तो कम लाइट घुसेगी और कम ही फोकस होगा, तो कम ही दिखेगा हमको, मतलब बहुत फेडेड दिखेगा। तो हमको उसकी इंटेंसिटी ज्यादा करने के लिए, अगर ज्यादा क्लियर देखना है तो ज्यादा लाइट चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा लाइट कैसे आएगी, जब ज्यादा बड़ा ये इसका साइज होगा, अपर्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप is kept large to collect more light from the object। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जिसको आप देखना चाहते हो, वो उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा लाइट हम कलेक्ट करेंगे अगर बड़ा होगा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इट इज यूज्ड टू केप्ट लार्ज टू कलेक्ट मोर लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हेंस इमेज विल बी ब्राइट। मतलब जो ब्राइटनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, जो इमेज क्लियर है, क्लियरनेस उसकी किस पे डिपेंड करती है, कि कितनी ज्यादा लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट से। मान लो मून को देख रहे हो तो मून से कितनी लाइट आ रही है, या किसी प्लेनेट को देख रहे हो, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, किसी भी प्लेनेट को देख रहे हो, वहां से जो लाइट आ रही है आप उसकी कितनी ज्यादा लाइट गैदर कर पाते हो। जितनी ज्यादा लाइट आप उसको कलेक्ट करोगे टेलीस्कोप में, उतना ज्यादा वो आपको क्लियर दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा ही रखा जाता है। जितना बड़ा होगा उतना फायदा होगा। ठीक है, उतना क्लियर दिखेगा।
अब बी पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के दो एडवांटेजेस बताने हैं रिफ्रैक्टिंग के ऊपर। मतलब रिफ्लेक्टिंग क्यों अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है। पहला एडवांटेज ये है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का कि इसमें क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं होता। नो क्रोमैटिक एब्रेशन इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, मतलब क्या हुआ क्रोमैटिक एब्रेशन, मतलब जैसे कोई भी आपके पास लेंस है ना, उस लेंस पे लाइट गिरेगी तो देखो वाइट लाइट होती है ज़्यादातर केसेस में हमारे पास। हम जो भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी मून को देख रहे हैं, किसी प्लेनेट को देख रहे हैं, तो सारी टाइप की लाइट आती है, वाइट लाइट भी आती है। तो उसके अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन सारे कलर्स होते हैं। तो जब ये लेंस के ऊपर पड़ती है लाइट तो उसके डिस्पर्जन हो जाता है, रेड अलग हो जाता है, वाइट ग्रीन अलग हो जाता है, तो कलर थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। उस कलर के अलग होने से थोड़ी हमें जो हमारी इमेज है वो साफ नहीं दिखती। ठीक है, तो उसको उसी डिफेक्ट को बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। जब भी व्हाइट लाइट किसी लेंस पे किसी भी ग्लास के अंदर एंटर करती है तो कलर्स थोड़े अलग हो जाते हैं, डिस्पर्जन हो जाता है। तो उस डिस्पर्जन से हमको जो इमेज बनती है वो क्लियर नहीं बनती, तो उसी को बोलते हैं, उसी डिफेक्ट को बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा ये है कि ये हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, बनाने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे लाइट, ऐसे लिख लेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आर लाइट। ठीक है, लाइट वेट हो गया, चीप हो जाएगा, सस्ता भी होता है, ये बनाने में थोड़ा कम खर्चा आता है। ठीक है, एंड इजी टू मैन्युफैक्चर, और आसानी से बन जाता है। मिरर ही होता है इसके अंदर और कुछ नहीं होता, लेकिन लेंस को बनाने में बहुत दिक्कत होती है, भारी होते हैं ये। ठीक है, इनको खड़ा करने के लिए फिर स्ट्रक्चर बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है लेंस में, क्योंकि भारी होता है ना। तो उसके स्टैंड वगैरह भी फिर महंगे वाले होते हैं, फिर भारी होते हैं वो भी, तो खर्चा बढ़ जाता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, और बनाना आसान होता है। ठीक है, इजी टू मैन्युफैक्चर। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 40 मीटर इज व्यूड फ्रॉम अ पॉइंट 8 किलोमीटर अवे थ्रू अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑफ ट्यूब लेंथ 105 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 40 मीटर है और उसको हम 8 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं। ठीक है, टेलीस्कोप से, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से देख रहे हैं, और टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ है 105 सेंटीमीटर। तो उसमें बोल रहा है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस फोकल लेंस इफ इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप इज 20। तो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि फार पॉइंट पे इमेज बनती है। फार पॉइंट का मतलब होगा कि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो हमें पता है कि इसको कर लेते हैं, चलो। हमें पता है अगर फार पॉइंट पे इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE। FO क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और FE आईपीस की फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, और ये हमें 20 दे रखा है, तो 20 इक्वल टू FO अपॉन FE। तो FO कितना आ गया? इक्वल टू 20 इंटू FE। ठीक है, और क्या दे रखा है? ट्यूब लेंथ भी दे रखी है 105 सेंटीमीटर।
तो ट्यूब लेंथ होती है हमारी, अब देखो ये ऐसा होता है, टेलीस्कोप का एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। एक मिनट यहां बना लेता हूं, आई पीस होता है ये वाला, आई पीस छोटा होता है, और इनके बीच में जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, एल। तो एल दिया हुआ है हमको 105 सेंटीमीटर। तो 105 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाता है यहां पे, एक्चुअली क्या है ना, ये इसका फोकस मान लेते हैं यहां पर है कहीं, यहां पर तो नहीं होता, यहां पर होता कहीं, ठीक है, एफ ओ, और यहीं पे होता है एफ ई। तो ये लेंथ हो गई है एफ ओ, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके ये, और यहां से लेके यहां तक ये हो जाता है एफ ई, ठीक है। तो एफ ओ प्लस एफ ई हमारा हो जाएगा इन दोनों का सम 105 के बराबर। क्योंकि देखो उसने बोला है ना, अभी मैं रे डायग्राम बना के ही बताऊंगा कि कैसे ये यहां पे एफ ओ आ गया, एफ ई आ गया, रे डायग्राम कैसे होता है, कैसे इमेज बनती है। तो एफ ओ प्लस एफ ई 105 हो गया। अब देखो यहां पे एफ ओ इक्वल टू 20 एफ ई हो गया, तो 20 एफ यहां पे रख दो, यहां पे 20 एफ ई रख दो, तो आ जाएगा आपका 20 एफ ई प्लस एफ ई, कितना हो गया 21 एफ ई, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, एफ ई कितना आ जाएगा 105 अपॉन 21, तो कितना आ गया ये आ गया 5, ठीक है, 5 आ गया। और एफ ओ भी निकल जाएगा, एफ ओ कितना आ जाएगा 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। तो एफ ई आ गया 5 सेंटीमीटर, एफ ओ आ गया 100 सेंटीमीटर। तो यही पूछा था उसने, ठीक है। और एक और चीज पूछ रहा है, चलो ये तो पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ निकल गई है, इमेज फॉर्म होती है फार पॉइंट पे, मतलब इन्फिनिटी पे, और बोल रहे हैं ऑल्सो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द बिल्डिंग फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब एक और चीज पूछ रहा है कि अगर ये बिल्डिंग है कहीं पे, बहुत दूर है बिल्डिंग 8 किलोमीटर, तो वहां से रे आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है रे, और ये जाती है कहां पे, इसको दोबारा बना लेते हैं यार, चलो रे डायग्राम आपको बताता हूं कैसे बनेगा। देखो ये मान लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा अजीब सा बन गया, दोबारा बना लेता हूं, ये ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब वो यहां से दूर से आएगी, बिल्डिंग से आ रही है, बिल्डिंग से ऐसे आएगी, बिल्डिंग से ये, ठीक है, बिल्डिंग से आ गई, तो कहां पे बनेगा ये इमेज, ऑब्जेक्टिव की वजह से ये बनेगा इसी के फोकस पे, क्योंकि ये तो बहुत दूर से आ रही है इन्फिनिटी से, 8 किलोमीटर तो इन्फिनिटी हो गया, 8 किलोमीटर बहुत दूर होता है, तो ये जहां से भी आ रही है ये बनेगा, कहां पे मीट करेंगी ये सारी रे। चलो एक और बना लेता हूं समझाने के लिए, रे डायग्राम ऐसे आएगी और टकरा के ऐसे जाएगी, ये ठीक है, ऐसे टकरा के, तो जितनी भी रे आएंगी सारी यहां पे टकराएंगी, तो जो भी बिल्डिंग की जो इमेज बनेगी वहां यहां पे बनेगी, ठीक है। अब देखो ये मान लो कि यहां पे बिल्डिंग है, ये कितना दूर है, कितनी दूर है बिल्डिंग, ये मैंने यहां पे बना रखा है लेकिन काफी दूर होगी, ये थोड़ा और दूर बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये यहां पे है बिल्डिंग, ठीक है, यहां से रे आ रही है और यहां पे टकरा रही है, तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 40 मीटर है, और कितना दूर है ये 8 किलोमीटर दूर है, 8000 मीटर हो गया ना, ठीक है। तो ये देख लेंगे कि ये यहां से रे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, ये एक एंगल ले लेते हैं अल्फा, तो अल्फा कितना होगा, 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा क्या हो जाएगा बोलो, 10 अल्फा हो जाएगा 40 अपॉन 8000, ये हो गया। अब सेम अल्फा यहां पे भी होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, ये जो लाइन आ रही है सेंटर से पास कर रही है, तो ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा। अगर आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा इसका कि टेलीस्कोप में कैसे रे डायग्राम बनता है और कैसे डिराइव करते हैं हम, तो आपको ये पता होगा कि ये जो रे आती है बहुत दूर से आती है ऑब्जेक्ट से, ये रे सेंटर से पास करती है और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनती है यहां पे। अब इसकी हाइट ले लेते हैं h,
और ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये जो पैरेलल आ रही है रेज बिल्डिंग से, वो तो कहां पे मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी ना, इसके ऑब्जेक्टिव के, ये ऑब्जेक्टिव है और इसके फोकस पे मीट करेंगी रेज जो भी आएंगी पैरेलल, यहां पे टकराएंगी। तो ये कहां पे मीट करेंगी, फोकस पे, तो ये लेंथ हो जाएगी FO। ठीक है, तो हम यहां से भी tan अल्फा दे सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो h हो गया, ठीक है, अपॉन बेस कितना हो गया FO, और वो हमको पता है FO की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, FO कितना है 100 सेंटीमीटर। अब देखो इसको इन दोनों बराबर कर दो कि अल्फा अल्फा से है ना, ये भी अल्फा वो भी अल्फा, तो tan अल्फा बराबर कर दो, तो 400 ये काट दो, उसको ये कट गया यहां से, ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/200 इक्वल टू h/100। ठीक है, अब ये कट गया, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा h इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 मीटर आ गया। तो यही हमको निकालना था कि जो इमेज बनेगी ड्यू टू ऑब्जेक्टिव उसकी हाइट कितनी होगी, तो 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। इसमें देखो एक चीज ये है देखने वाली कि यहां पे जब रेज ऐसे आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये टकराती हैं, यहां पे मिलती हैं ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे मिलती हैं, यहां पे मिल जाती हैं, तो उसके बाद यहां से आई पीस में भी जाती हैं, आई पीस में, ठीक है, आई पीस में ऐसे जाती हैं, ये जैसे भी जाती होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी आंख होती है, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इमेज फार पॉइंट पे बनानी है तो ये ऐसे ऐसे करके, ये फार पॉइंट पे ऐसे ऐसे करके रेज जाती हैं, हमको लगता है कि ये रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो अगर हमें इमेज फार पॉइंट पे बनानी है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए ना, इसीलिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट FO पे भी लाई करता है और FE पे भी लाई करता है, क्योंकि ये जो रेज आ रही हैं ये तो इन्फिनिटी से आ रही है ना पैरेलल, तो ये कहां पे मीट करेंगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। ठीक है, और अगर ये आई पीस हमारा इमेज बनाता है इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब इस लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी वो इसके लिए, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज बनेगी वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की इमेज और आईपीस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आईपीस का ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा, वो आईपीस के फोकस पे ही बनेगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज है, वैसे तो इसको इसकी जरूरत नहीं है यहां पे पढ़ने की, लेकिन ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ये थोड़ा आपको, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप एक बार टेलीस्कोप की डेरिवेशन देख लीजिए, तो बहुत सिंपल है, वो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट ये बोलता है, एक्सप्लेन द फ्लॉ इन द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर in context with the electromagnetic wave theory. How was it corrected by Bohr's model? मतलब रदरफोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, मॉडल दिया था अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसने बोला था कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो ठीक है, ये तो उसने बोला था, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब देखो एक चीज है इसके अंदर कि यही पूछ रहा है कि क्या फ्लॉ है उसके मॉडल। रदरफोर्ड ने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन ये चीज इसके कॉन्ट्राडिक्शन है, ये घूम नहीं सकता ऐसे। क्यों नहीं घूम सकता, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये बोलती है, वही बोला ना इसने कि इसके कॉन्टेक्स्ट में वो बताओ कि क्या गड़बड़ है रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। तो ये गड़बड़ है, पहला पार्ट देखते हैं। गड़बड़ ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कल के अंदर, सर्कल में घूमेगा, तो इट विल हैव एन एक्सेलरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कल
will have acceleration, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। और दूसरी चीज ये है, जिस किसी भी पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, any charged particle with acceleration, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा एक्सेलरेशन के साथ, अगर उसका एक्सेलरेशन हुआ तो वो EM वेव एमिट करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। एनी चार्ज पार्टिकल विद एक्सेलरेशन विल एमिट रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन मतलब फोटॉन्स करेगा, रेडिएशन निकालेगा, तो उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, तो एनर्जी भी तो होगी, ठीक है। विल एमिट रेडिएशन विच विल हैव सम एनर्जी, ठीक है, उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो रेडिएशन के अंदर ही तो फोटॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर उसके पास एक्सेलरेशन आ गया तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होंगी तो क्या होगा, तो उसके अंदर फोटॉन्स निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी तो फोटॉन्स भी निकलेंगे, और फोटॉन में एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी लेके निकल जाएंगे। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल, चलता हुआ एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कम होती रहेगी, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे जैसे घूम रहा है तो ये एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, हमें पता है। सर्कल में जब कोई बॉडी घूमती है तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। अब एक्सेलरेशन इसके पास है तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, रेडिएशन निकल जाएंगे, और रेडिएशन में तो फोटॉन्स होते हैं ना, और फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है कुछ ना कुछ, तो ऐसे निकलते रहेंगे। जितनी देर तक इसके पास एक्सेलरेशन रहेगा उतनी देर तक फोटॉन्स निकलते रहेंगे, तो फोटॉन निकलते रहेंगे तो एनर्जी भी निकलती रहेगी। तो ऐसे इसकी एनर्जी कम होती रहेगी, और जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती रहेगी तो वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसका रेडियस भी कम होता रहेगा, ठीक है। रेडियस कम होता रहेगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। ऐसा हो तो सकता नहीं है, नहीं तो सारे के सारे एटम में इलेक्ट्रॉन ही घुसने लग जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर बचेगा क्या, कुछ नहीं। लेकिन देखा ऐसा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है वो वहीं घूम रहा है, ना कोई वो अंदर जाता ना कुछ नहीं होता उसका, ठीक है, कोलैप्स नहीं करता वो। लेकिन जैसे रदरफोर्ड ने बोला तो उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये बोलती है कि अकॉर्डिंग टू, अगर रदरफोर्ड सही बोल रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन को तो गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे, विच विल हैव सम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कीप डिक्रीजिंग and eventually it falls in the न्यूक्लियस। तो इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जिसके पास एनर्जी होगी, और उसकी एनर्जी कम होती रहेगी तो धीरे धीरे उसका रेडियस भी कम होता रहेगा और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, बट इट इज सीन
दैट, ये देखा गया है, देख चुके हम, ठीक है, इट इज सीन दैट इट डजंट हैपन, ऐसा होता नहीं है। हेंस रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसने जो दिया है वो गलत है। मतलब घूमते तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक्चुअली गलत क्या है, उसने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं होता। ये फ्लॉ है रदरफोर्ड मॉडल में कि वो रदरफोर्ड मॉडल, हेंस ऐसे बोलेंगे, हेंस रदरफोर्ड्स मॉडल कांट एक्सप्लेन the stability of electrons। मतलब रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन गिर जाने चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये फ्लॉ है इसमें, थी वो उसको समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब कैसे स्टेबल है, वो स्टेबल तो है, अपने रेडियस पे घूम भी रहे हैं और स्टेबल भी है, कहीं गिर नहीं रहा कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इसको उसने बोला है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब उसने पूछा है कि हाउ वाज इट करेक्टेड बाय बोहर्स मॉडल। तो बोहर ने क्या बोला, बोहर आया उसके बाद उसने बोला कि भाई देखो सर्कल में तो घूमता है, ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये सर्कल में घूमता है, लेकिन उसके साथ एक डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट हो जाती है, ठीक है, और वो फिर एक स्टैंडिंग वेव बनाता है, ये ऐसे कुछ। तो इसके साथ एक, अब जब वो सर्कल में घूमता है तो डी ब्रोगली एक वेवलेंथ होती है जो एसोसिएट हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, और उस वेवलेंथ से वो क्या बनाता है, स्टैंडिंग वेव इस ऑर्बिट में, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर से कोई एनर्जी नहीं निकलती, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, बोहर ने बोला, बोहर्स मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन, और ये होता है किसी एक फिक्स्ड रेडियस पे होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी रेडियस पे हो सकता है, ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक मतलब हर एटम में कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स बने होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो वही उसको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। तो बोहर मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स। और वो उसने स्टेबल ऑर्बिट्स कैसे दिए, उसने बोला एंगुलर मोमेंटम जो होगा L इक्वल टू इंटीग्रल टाइम्स ऑफ h/2π, ये बोला उसने, ठीक है। मतलब जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उसकी वेलोसिटी होगी कुछ, उसका मास होगा, उसका कुछ रेडियस होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर इक्वल टू NH/2π, ये उसने दिया, ठीक है। तो ऐसे उसने करेक्ट किया, रदरफोर्ड जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो बोहर ने एक्सप्लेन किया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूमते हैं जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो जाए, बस उसी ऑर्बिट में वो घूमेगा और उस ऑर्बिट को हम स्टेबल ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। वहां से कोई एनर्जी नहीं निकल सकती क्योंकि वहां पे स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है। इतना लिखना काफी है, इतना ही उसने करेक्ट किया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट।
बी पार्ट में बोल रहा है द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन अननोन एटम हाइड्रोजन लाइक इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आंसर द फॉलोइंग। मतलब ये बोल रहा है कि एक अननोन एटम है, पता नहीं कौन सा एटम है, अननोन है, उसके थर्ड एक्साइटेड स्टेट का में जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस बराबर है, इज इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, उसका जो रेडियस है उसके बराबर है किसके। मतलब देखो यहां पे बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में ये बोल रहा है कि एक अननोन एटम है, ठीक है, ये अननोन एटम मान लेते हैं, इसका न्यूक्लियस है और इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं Z, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो n की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन से लेवल पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, 4 लेवल पे। और हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जिसका Z हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में घूम रहा है, मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको n1 ले लेते हैं और ये n2 ले लेते हैं, ठीक। अब देखो रेडियस बोल रहा है दोनों का बराबर है, तो रेडियस बराबर है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाय Z। या R0 की कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो उसकी यहाँ पे याद करने की अभी जरूरत नहीं है, कुछ होती है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर बाय Z के, ठीक है। तो फॉर अननोन एटम ये क्या हो जाएगा, R1 ले लेते हैं इक्वल टू R0, R0 कांस्टेंट है, ठीक है, n स्क्वायर कितना है, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और Z हमें पता नहीं है, ठीक है, वो रख देते हैं। और R2 कितना है, रेडियस बराबर बोल रहा है ना, तो रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल के देख लेते हैं पहले। R2 कितना है, ये हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये अननोन है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इसका क्या होता है R0 इंटू n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 4/1, ठीक है। अब देखो क्या पूछ क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द अननोन एटम। तो मतलब हमको Z निकालना है, तो क्या करेंगे, R1 इक्वल टू R2 है, R1 इक्वल टू R2, तो बराबर कर देंगे R0 16 बाय Z इक्वल टू R0 4/1। तो ये 4 से इसको कट गया, ये 4 आ गया, R0 तो कट गया, तो Z की वैल्यू 4 आ गई। मतलब ये कौन सा एटम हो गया बताओ, ये हो गया बेरिलियम, Be, बेरिलियम हो गया ना, उसका उसी का तो एटॉमिक नंबर 4 होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट तो हमने कर लिया, इसको पहला पार्ट दे देंगे। बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम टू ग्राउंड स्टेट। तो वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स एमिटेड जब ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे, तो देखो ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड पे आएगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी। तो पहला पार्ट तो हमने देखो कर लिया, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या है, हमको एनर्जी देखनी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E1 ले लेते हैं, जो एनर्जी निकलेगी पहले केस में जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो E ये हो जाएगा आपका 13.6, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। 1/, ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1/, कहाँ से आया, 4 से आया, तो 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी दूसरे केस में, ये जो भी एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी निकलेगी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, मतलब N4 से ग्राउंड स्टेट पे आएगा। ग्राउंड का मतलब n की वैल्यू 1 तक आएगा, और इसमें n इक्वल टू 2 से ग्राउंड पे आएगा, तो N2 से N1 तक आएगा, तो इसमें लिख लेंगे हम 13.6 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, EV
ठीक है। तो अब ये इसको हम लिखेंगे E=E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc बाय लेमडा। hc बाय लेमडा लिख सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी निकली है ना, और एनर्जी जो निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, फोटॉन्स की फॉर्म में निकलेगी, और फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, hc बाय लेमडा। तो hc बाय लेमडा 1 इक्वल टू 13.6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/16 eV। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे भी फोटोन निकलेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, hc बाय लेमडा 2। ठीक है, इक्वल टू 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4। ठीक, eV। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या होगा, यह आ जाएगा hc अपॉन लेमडा 1 अपॉन hc अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू ये 13.6 तो सब कट गया, ये कितना आ जाएगा देखो 15/16। ठीक है, EV भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। देखो 13.6, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 13.6 तो कट जाएगा ना, और ये आ जाएगा 15/16, और ये आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, और EV सब कट गया, तो यहाँ पे hc भी कट जाएगा। तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 क्या आ जाएगा, लेमडा 2 बाय लेमडा 1 यह आ जाएगा, 4 से इसको काट दो, 4 4 16, 3 से इसको काट दो, 5 कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5/4 आ गया, 5/4। तो लेमडा 1 बाय लेमडा 2 निकालना है, तो क्या आ जाएगा 4/5 रेशियो आ गया। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स एमिटेड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा देख लेते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी का रेशियो बताना है, ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी का रेशियो बताना है। तो कर लेते हैं, उसको भी थर्ड पार्ट है। तो वेलोसिटी क्या फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू V0 Z अपॉन N, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, V0 की कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम रेशियो निकाल रहे हैं ना। तो वेलोसिटी V1 क्या हो जाएगा, अननोन एटम के लिए V1 ले लेते हैं, V0 Z क्या हो जाएगा उसका, हमें पता है 4 है, Z 4 है, और N की वैल्यू कितनी है ग्राउंड स्टेट पे, वो तो 1 है। ठीक है, और V2 कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, V0 इंटू Z उसका 1 है, और ग्राउंड पे N की वैल्यू 1 है, तो इनको डिवाइड कर लो, V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड करके 4 आ गया सीधा। तो 4 आ गई हमारी वेलोसिटी का रेशियो इन द ग्राउंड स्टेट। यही पूछ रहा था ना वो, देखो क्या पूछ रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो हो गया हमारा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, n²/z, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n। ठीक है, ऐसे में पता होना चाहिए। और देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। अब एनर्जी का रेशियो, एनर्जी का ही पता होना चाहिए। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का तो फॉर्मूला हमको पता है, क्या होती है, फोर्थ पार्ट, एनर्जी जो होती है E1 इक्वल टू, ये होती है -13.6 Z² अपॉन N²। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे निकालना ना, एक बार देख लेते हैं, चलो इन ग्राउंड स्टेट, हाँ रेशियो ऑफ एनर्जी निकालनी है। तो रेशियो ऑफ एनर्जी E1 तो ये हो गया, और E2 कितना हो जाएगा, ये अननोन एटम के लिए, और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा -13.6, यही, ये तो कांस्टेंट है। EV हो जाता है, यहाँ पे EV आता है साथ में। ठीक है, खैर जो भी हो तो कट जाएगा, हमें तो रेशियो निकालना है। 13 Z² अपॉन N², तो इसको लिख लेंगे -13.6, ये हो जाएगा कितना, Z की जगह आ जाएगा अननोन एटम के लिए 16, 4 है ना उसका, तो 16 हो गया अपॉन 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, Z 1 है, N भी 1 है, तो 1/1। तो अब डिवाइड कर लो, E1 अपॉन E2 कितना आ गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, 13.6 भी कट जाएगा, तो 16 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, तो हमने निकाल दिए, देखो सारे पार्ट हो गए, और तो कुछ बचा नहीं है। तो ये हमने कर लिया, सारे पार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस पेपर 1
का सेक्शन ई खत्म हो गया है। पूरा प्रैक्टिस पेपर 1 हम कर चुके हैं। और आपको ये देखो कि कितना टाइम लगना चाहिए। जितना टाइम हमने यहाँ पे लिया है हर सेक्शन करने में, तकरीबन उसका आधा आपको लेना चाहिए, ठीक है, या थोड़ा ज़्यादा मान लो। अगर हम लेते हैं, मान लो 1 घंटा लेते हैं, तो आपको आधा घंटा या मैक्सिमम 40 मिनट, 35-40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए। और कोई भी क्वेश्चन होता है उसको आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा सॉल्यूशन मत देखिए, क्योंकि फिर आपको अंदाजा नहीं आ पाएगा कि आपकी तैयारी हो भी रही है कि नहीं हो रही सही से, ठीक। तो यहां पे हमने प्रैक्टिस पेपर 1 खत्म कर लिया, पूरा कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, फिर दूसरे प्रैक्टिस पेपर करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है।